दैट इज आवर आईयूपीएससी ट्रिक्स। मतलब अगर हमने सारा आईयूपीएससी सीख लिया तो क्या ट्रिक के थ्रू हम विद इन चुटकियों में, ये रहा मिल गया, ये देखो देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है और ये रहा आपका अल्कोहल, कहाँ गया अल्कोहल, ये रहा इलेक्ट्रोलाइटिकली ये क्लीवेज हुआ और क्या बना यहाँ पे कार्बोकटायंस, क्या बना यहाँ पे, देखो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, कैटायन। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और रेडी प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट करोगे। सो बच्चों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आपका 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 14 अब बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है, मतलब बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो चुका है और इसमें बच्चा हमने 4 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। आज हम देखेंगे अपना 5वां पार्ट और 5वें पार्ट में जो हम लोग ने आईयूपीएससी 4th पार्ट में या फिर 3rd पार्ट में कंप्लीट किया था, आज मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं उसका वन शॉट ट्रिक बताऊंगा जिसके थ्रू आप इजी तरीके से आईयूपीएससी कर सकते हैं। तो आज का जो थोड़ा सा पार्ट मैं लूंगा आईयूपीएससी के शॉर्ट ट्रिक बताने के लिए, लेकिन बच्चा अगर जिसने तीसरा और चौथा पार्ट नहीं दिखाया ना, इसको ये शॉर्ट ट्रिक नहीं समझेगा। तो जाइए फटाफट तीसरा और चौथा पार्ट देख कर, तभी आप 5वें पार्ट पे जम करिएगा इस आईयूपीएससी ट्रिक को सीखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ केमिस्ट्री ताकि बच्चों को समझ में आए और बच्चों का रिव्यू अच्छा हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज हमारा स्टार्ट होने वाला है 5वां पार्ट। और 5वें पार्ट में पहला जो टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है दैट इज आवर आईयूपीएससी ट्रिक्स। मतलब अगर हमने सारा आईयूपीएससी सीख लिया तो क्या ट्रिक के थ्रू हम विद इन चुटकियों में सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के सारे कंपाउंड्स के नाम लिख सकते हैं। यस, लिख सकते हो। उसके लिए आपको क्या ट्रिक लगेगा, और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बच्चा आपको बताऊंगा, तो ये रहा आपका ट्रिक आपके सामने। आपको उसमें 2-3 चीजें बस लर्न करनी है। क्या क्या लर्न करनी है, एक तो आपको लर्न करना है रूट वर्ड। क्या लर्न करना है बच्चा, रूट वर्ड। ठीक है, एक होता है आपका रूट वर्ड, ठीक है। उसके बाद होता है आपका फर्स्ट सफिक्स। क्या होता है, फर्स्ट सफिक्स। उसके बाद होता है आपका सेकेंड सफिक्स। क्या होता है बच्चा, उसके बाद आपका सेकेंड सफिक्स। यस, अब यहां पे आ जाएगा आपका ये फर्स्ट प्रीफिक्स। क्या आ जाएगा, फर्स्ट प्रीफिक्स। एक मिनट, फर्स्ट प्रीफिक्स, ठीक है। और यहां पे आ जाएगा आपका सेकेंड प्रीफिक्स। क्या आ जाएगा बच्चा, सेकेंड प्रीफिक्स। ठीक है, बस यही आपका शॉर्ट ट्रिक है और इसी शॉर्ट ट्रिक में आपके सारे आईयूपीएससी कंसेप्ट मैं क्लियर करूंगा यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने। इसके लिए बच्चा आपको अपने मोबाइल स्क्रीन को बिल्कुल आपके सामने रखना। अगर बच्चा मैं दिल से अगर पढ़ा रहा हूँ ना, अगर आपको समझ में आ रहा होगा ना, तो पक्का इस वीडियो को तो जरूर शेयर कर देना और लाइक करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। अब यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिख दी है सर, ठीक है लिख दिया आपने। चलो रूट वर्ड क्या होता है पहले समझो, इसका मतलब समझो कि व्हाट इज एग्जैक्टली मीन बाय रूट वर्ड। रूट वर्ड मतलब अगर आप किसी कार्बन चेन को काउंट करते हो, जैसे 4 कार्बन का कार्बन हुआ, 4 कार्बन का क्या हुआ, चेन हुआ, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। तो वही आपका क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। 5 कार्बन, अगर कार्बन को आपने काउंट किया 5 कार्बन, ठीक है, दैट इज योर पेरेंट चेन। मैंने बताया था ना तीसरे और चौथे वीडियोस में, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रूट वर्ड। 3 कार्बन हुआ तो ब्यूट, 4 कार्बन, अरे 3 कार्बन हुआ तो प्रोप, 4 कार्बन हुआ तो ब्यूट। उसके बाद फर्स्ट एंड फर्स्ट सफिक्स एंड क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आपके चेन में सिंगल बॉन्ड है तो आप ई एन ई लगाइए, डबल बॉन्ड है सॉरी ए एन ई लगाइए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, जैसे ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया। अगर डबल बॉन्ड है तो ई एन ई लगाइए और ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई एन ई लगा दिए। सर ये भी समझ में आ गया। उसके बाद वाला बताइए आपने क्या लिखा है। ठीक है, चलो आते हैं अपना सेकेंड सफिक्स के ऊपर। सेकेंड सफिक्स क्या होता है, ध्यान से सुनना। सेकेंड सफिक्स होता है आपका सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अब आप बोलोगे सर ये सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो बच्चा सेकेंड और थर्ड और फोर्थ वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक प्रायोरिटीज ऑर्डर बताई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बड़ा होता है, अल्डिहाइड छोटा होता है, अल्कोहल छोटा होता है। तो वो आपको लर्न होगा या फिर मैं थोड़ा सा टाइम लेके आपको दिखा भी दूंगा। सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप आपके सेकंड सफिक्स होते हैं। अगर आपको फर्स्ट सफिक्स और सेकंड सफिक्स दोनों दिया हुआ है और दोनों को जोड़ के लिखना, तो ई को हटाना पड़ता है, ये आपको मैंने बता दिया था। उसके बाद आते हैं फर्स्ट सफिक्स क्या होता है, फर्स्ट प्रीफिक्स क्या होता है। तो फर्स्ट प्रीफिक्स में आपके हमेशा साइक्लो ग्रुप आएंगे। ठीक है, अगर साइक्लो ग्रुप आएगा तो आपको लगाना रहेगा, नहीं आएगा तो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब बढ़ते बच्चा अपने नेक्स्ट, दैट इज सेकंड प्रीफिक्स। तो सेकंड प्रीफिक्स क्या होता है, ध्यान से देखना। सेकंड प्रीफिक्स में बहुत कुछ आता है, देखो क्या क्या आता है। एक तो इसमें आएगा आपका अल्काइल ग्रुप। अल्काइल मतलब जितने मिथाइल होते हैं, समझ रहे हो ना, मिथाइल, इथाइल मतलब C2H5, इथाइल, ये सारे ग्रुप इसमें आते हैं। किसमें,
सेकेंड प्रीफिक्स में। उसके बाद आपको क्या आते हैं, सारे हेलो वाले ग्रुप आते हैं। हेलो ग्रुप समझते हो, हेलो मतलब होता है एक्स, और इन द प्लेस ऑफ एक्स वी कैन राइट हियर व्हाट, क्लोरो, ब्रोमो, फ्लूरो, ठीक है, आयोडो, ये सारे ग्रुप इसमें आते हैं। उसके बाद होता है आपका थर्ड। थर्ड और कौन कौन से ग्रुप आते हैं, तो इसमें आपके आते हैं नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, साइनो वाले ग्रुप आते हैं, नाइट्रो ग्रुप आते हैं, साइनो वाले ग्रुप आते हैं, ठीक है, अमीनो के ग्रुप आते हैं, ठीक है, अमीनो भी आपका क्या होता है, प्रीफिक्स ही होता है। क्या होता है आपका, प्रीफिक्स, शुरू में लिखे जाते हैं। एंड एक और आता है इसमें अल्कोऑक्सी के ग्रुप। कौन आते हैं इसमें, अल्कोऑक्सी के ग्रुप। अल्कोऑक्सी ग्रुप समझते हो, जैसे मिथोऑक्सी हो गया, इथोऑक्सी हो गया, ये सारे ग्रुप, जैसे मिथोऑक्सी, इथोऑक्सी लगा रहेगा तो ये बस लिख के रखो, ठीक है। एंड लास्ट वन इसमें लगता है आपका जो प्रीफिक्स होता है आपका जो मेन है वो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या होता है ये जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। आई थिंक ये होता है आपका शॉर्ट ट्रिक। अब इसी शॉर्ट ट्रिक से आपका सारा आईयूपीएससी में यहाँ पे सॉल्व करूंगा, बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कैसे ध्यान दोगे, बिल्कुल फोकस करो यहाँ पे, जल्दी से फोकस करो और देखो यहाँ पे मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर फर्स्ट मैंने यहाँ पे लिया, और ध्यान से देखना। देखो मान लो मैंने ऐसा एक एग्जांपल लिया, CS3 CS2, यहाँ पे ले लिया मैंने CS3, उसके बाद मैंने ले लिया अल्कोहल, उसके बाद मैंने ले लिया यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलो अगर मैंने ऐसा ग्रुप ले लिया, अब यहाँ पे देखो, पहले तो आईयूपीएससी का पहला रूल है रूट वर्ड फाइंड करो, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ द कार्बन एटम। कितने कार्बन एटम की चेन है, यस मैं फाइंड आउट करता हूँ यहाँ पे। तो देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन एटम की चेन है, तो रूट वर्ड 4 कार्बन एटम को क्या बोलते हैं बच्चा, ब्यूट बोलते हैं, यू आर राइट। अब फर्स्ट सफिक्स की तरफ बढ़ते, ANE ENE YNE, ठीक है, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, कार्बन टू कार्बन, कार्बन टू ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, कार्बन टू कार्बन क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लगेगा, ब्यूटेन, ठीक है सर, ब्यूटेन लगा दिया। उसके बाद आते हैं सेकंड सफिक्स के ऊपर। सेकंड सफिक्स क्या बताता है, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या इसमें सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है, यस है। देखो एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप है, और एक फंक्शनल ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और मैंने आपको बहुत ही पहले बता दिया था कि देखो अगर यहाँ पे रहेगा तो प्रीवियस में जाके एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ, ये रहा मिल गया, ये देखो देखो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और ये रहा आपका अल्कोहल, कहाँ गया अल्कोहल, यार हाँ ये रहा अल्कोहल। तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आपका बड़ा है तो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, और अल्कोहल क्या है, छोटा है, तो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। यस चलो मिल गया, आपको ये भी दिखा दिया। वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको उसमें बहुत ही अच्छे से समझ में आए, ठीक है। चलो तो देखो अब यहाँ पे सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो हमारा जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप है। चलो तो सेकंड सफिक्स हमारा क्या हो जाएगा, सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। अब 1 पे क्या है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, और आपको कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ सफिक्स में लिखना है, तो क्या लिखना होता है, यस ओइक एसिड्स। ओइक एसिड लिखने के लिए आपको ANE का E क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, और यहाँ पे क्या लिखोगे, ओइक एसिड। सर मैंने ये भी लिख दिया। अब आते हैं यहाँ पे फर्स्ट प्रीफिक्स, क्या इसमें कोई साइक्लो ग्रुप लगा है, साइक्लो ग्रुप समझते हो ना, देखो ऐसे ग्रुप वैसे ग्रुप ये सब ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लो ग्रुप। नहीं सर इसमें नहीं है, छोड़ दो। सेकंड प्रीफिक्स पे आते हैं। सेकंड प्रीफिक्स क्या है, क्या इसमें अल्काइल ग्रुप है, यस सर इसमें अल्काइल ग्रुप भी है, और इसमें जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप भी है। तो जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप भी और अल्काइल ग्रुप दोनों है, तो देखो मैं दोनों का नाम कैसे लिखूंगा, ध्यान से देखना, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे पहले दूसरे पोजीशन पे क्या है, दूसरे पोजीशन पे बच्चा है आपका OH, और अगर OH आपका क्या है, जूनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप, तो OH का प्रीफिक्स क्या होता है, OH का प्रीफिक्स मैंने आपको याद कराया सफिक्स और प्रीफिक्स प्रीवियस वीडियो में। तो OH को जब एज अ प्रीफिक्स लिखना रहता है तो हम लिखते हैं हाइड्रोक्सी। क्या लिखते हैं बच्चा, हाइड्रोक्सी। उसके बाद देखो 3 पे आपका एक अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बाहर से अटैचमेंट है, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप मतलब मिथाइल का अटैचमेंट है। कौन से पोजीशन पे बच्चा, 3 पे, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, मिथाइल। मैंने बोला था ना सारा आईयूपीएससी कट टू कट एक लाइन में क्लियर करा के दूंगा, तो ये रहा शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। अगर आपने सारा आईयूपीएससी देखा रहेगा तो ये भी आप बिल्कुल इजी तरीके से समझ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ये रहा आपके फुल फॉर्म नेम, जो कि पहला आईयूपीएससी ट्रिक में मैंने आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। बस आपको ये थोड़ा सा लर्न करना है, तब जाके आप इजी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सबको समझ में आया, क्यों समझ में आ रहेगा पता है, क्योंकि आपने मेरे तीसरे और चौथे पार्ट देखे रहेंगे, इसके लिए ये भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ रहेगा ये जो मैंने ट्रिक बताया। चौथे और तीसरे वीडियो में मैंने बहुत सारा टाइम लेके आपको आईयूपीएससी बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था, और इस पार्ट में आपको पता चल रहा होगा कि जो भी सर वहां पे बताया था उसको हम एक लाइन में भी सॉल्व आउट कर सकते हैं। सबको समझ में आया, यस बच्चा मैं आगे बढ़ूं, आप सभी जब बोलोगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, हालांकि आप सभी इस टाइम बोल नहीं सकते क्योंकि आप ऑफलाइन देख रहे हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा आइसोमेरिज्म। क्या है अगला टॉपिक, आइसोमेरिज्म। और आइसोमेरिज्म बच्चे बहुत ही छोटी क्लास से पढ़ते, लेकिन उनको पता ही नहीं रहता कि यार एक्चुअली आइसोमेरिज्म होता क्या है।
ठीक है, मैं बताऊं आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बार बताऊंगा ना और आपको फिर दोबारा कभी सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि एक्चुअली आइसोमेरिज्म क्या होता है। ध्यान सुनो, आइसोमेरिज्म, ठीक है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान से देखना। आइसोमेरिज्म का मतलब होता है द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर्स, इसी को तो बोलते हैं आइसोमेरिज्म। जैसे देखो मैंने यहाँ पे C4H10 का मान लो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया, ये क्या है मेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है सर ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है तो उससे क्या हो गया, ठीक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखो मैं इसके कई सारे स्ट्रक्चर्स बना सकता हूँ, देखो 1 2 3 4, ठीक है, पहला स्ट्रक्चर्स मैंने ये बना दिया और 10 हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे ऐसे करके लगा दिए, ठीक है। दूसरा स्ट्रक्चर देखो मैं कैसे बना सकता हूँ, CH3CH ये मैंने बना दिया दूसरा स्ट्रक्चर्स, ये मैंने क्या बना दिया दूसरा स्ट्रक्चर्स, ठीक है। अगर आपको लगता है आप तीसरा स्ट्रक्चर्स भी बना सकते हो तो जरूर बनाइए। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के दो डिफरेंट स्ट्रक्चर मिले तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, यस आइसोमेरिज्म, इसी को क्या बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या लिखोगे, फॉर्मूला क्या लिखोगे डेफिनेशन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, तो इज कॉल्ड एज व्हाट, इज कॉल्ड एज व्हाट आइसोमेरिज्म। आई थिंक सबको आइसोमेरिज्म समझ गया, यस बिल्कुल इसी चार्ट में मैं आपको पढ़ा के दूंगा, बस आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। चलो मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, आइसोमेरिज्म को थोड़ा सा क्या करता हूँ ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है यस, अच्छा उधर वो कट जाएगा, ओके चलो सबको आइसोमेरिज्म समझा। अब देखो आइसोमेरिज्म के दो टाइप होते हैं, एक होता है आपका स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब आप बोलोगे सर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो अगर आपने आइसोमेरिज्म का जो डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाया ना, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज व्हाट बच्चा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, ये लिख लोगे ना, सेम वही डेफिनेशंस लिखना है। अब बढ़ते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, ध्यान सुनो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर्स होंगे पर बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या होगी, डिफरेंट होगी हमारे स्पेस में। ध्यान से सुनो एक बार और सुन लो कि द आइसोमेरिज्म इन विच सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बट डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी इन द स्पेस, बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, इसी को तो हम लोग बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। नहीं समझा, रुको रुको रुको, नहीं समझा तो मैं हूं ना बच्चा यहाँ पे, आप क्यों डरते हो। स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ध्यान सुनो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, डेफिनेशन तो सबको समझा होगा, सेम स्ट्रक्चर्स, सेम क्या है स्ट्रक्चर्स बट डिफरेंट, बट क्या है डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, बॉन्ड कनेक्टिविटी इन स्पेस, ठीक है कैसे डिफरेंट बॉन्ड कनेक्टिविटी, ध्यान से देखना, देखो देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, देखो अगर मान लो मैं ऐसा कुछ करके एक मॉलिक्यूल्स लेता हूं, ठीक है ऐसा करके एक मॉलिक्यूल लेता हूं, ये एक स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। अब देखो इसका मैं दूसरा स्ट्रक्चर्स कैसे बनाता हूं, ध्यान से देखना, आपको कुछ इसमें डिफरेंस पता चल रहा है, क्या डिफरेंस पता चल रहा है मुझे बताओ। देखो यहाँ पे जो एस थे बिल्कुल अपोजिट साइड थे और क्लोरीन बिल्कुल अपोजिट साइड थे, पर यहाँ पे दोनों एस सेम साइड और क्लोरीन भी क्या आपके सेम साइड है। तो यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि स्ट्रक्चर तो आपका सेम है लेकिन बॉन्ड कनेक्टिविटी क्या है, दोनों के अलग है। देखो इधर बॉन्ड कनेक्टिविटी हाइड्रोजन के अलग थे और इधर बॉन्ड कनेक्टिविटी हाइड्रोजन के क्या है बच्चा, अलग है, इसी को तो बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। चलो हमें स्टीरियो आइसोमेरिज्म अभी नहीं पढ़ना है, हम बढ़ेंगे अपने, हमें जो पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है और उसके 5 टाइप होते हैं और पांचों टाइप्स हम फटाफट यहाँ पे देखेंगे, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है। कितने, 1 2 3 4 5, और पांचों बहुत ईजी है। पहला है बच्चा आपका चेन आइसोमेरिज्म, मैं यहीं पे पढ़ाऊंगा। चेन आइसोमेरिज्म में क्या करना है पता है, कुछ नहीं करना है, बस बने रहना है मेरे साथ और देखना है, ठीक है। देखो चेन आइसोमेरिज्म का क्या मतलब होता है कि डिफरेंट कार्बन स्केलेटन, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, देखो सब जगह यही लिखना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन, इसने शॉर्ट में लिखा है तो यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख दूं, सब में आपको एक चीज लिखना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या लिखोगे सब जगह, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सब जगह लिखना है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आपको ये जो वर्ड लिखा हो ना ये सब में लिखना है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। अब ये क्या बात हुई यार, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ऊपर से सर बोल रहे हैं कि डिफरेंट कार्बन स्केलेटन भी रहेगा, ये कैसी बात हुई यार, मुझे नहीं समझ में आया। तो मान लो देखो मेरे पास अगर मान लो C4 एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, मैं एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, एग्जाम्पल क्या ले रहा हूँ, मान लो मेरे पास C4 और H10 का कोई मॉलिक्यूल्स है जिसका कोई भी एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है,
ठीक है, तो मैं इसके डिफरेंट कार्बन स्केलेटन दे सकता हूं। देखो कैसे डिफरेंट कार्बन स्केलेटन दे सकता हूं, ध्यान से देखिएगा। डिफरेंट, देखो पहला कार्बन स्केलेटन मैं इसको दे रहा हूं, देखो 1 2 3 4। ठीक है, मैं इसको बैलेंस कर देता हूं। ठीक है, मैंने इसको क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ये पहला कार्बन स्केलेटन हो गया। दूसरा कार्बन स्केलेटन मैं बना रहा हूं, देखो 1 2 3, और यहां पे मैंने नीचे CH3 को लगा दिया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड कार्बन स्केलेटन। ये आपका क्या हो गया, सेकेंड कार्बन स्केलेटन। C4H10 ये तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के डिफरेंट कार्बन स्केलेटन आ गए। देखो ये कार्बन स्केलेटन अलग है और ये कार्बन स्केलेटन आपका अलग है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ पे मैंने चेन को ही क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पे 4 कार्बन की चेन है, यहाँ पे 3 कार्बन, तो स्केलेटन हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कार्बन स्केलेटन। चलो पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप ऑन द सेम स्केलेटन। आपको नहीं समझा, मैं बताता हूं। देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट जो आपका फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन रहेगा ना, उसमें डिफरेंस आ सकते हैं। कैसे, रुको सर, रुको मैं बताता हूँ। रुको तो भैया, मुझे थोड़ा सा टाइम दोगे तब तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि भाई ऐसे कैसे मैं बताऊंगा। 2 मिनट आप मोबाइल पे फोकस करो, कंप्यूटर स्क्रीन को देख रहे हो तो कंप्यूटर स्क्रीन को फोकस करो। 2 मिनट देखो, देखो मैं आपको क्लियर करके दूं। देखो मान लो आपने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया इस तरीके का, C4H8। ठीक है, मान लो एग्जांपल में मैंने एक फॉर्मूला लिया C4H8। ठीक है, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया। ठीक है, अब देखो इसके मैं फंक्शनल ग्रुप कैसे डिफरेंट बनाता हूँ। ये आपका एल्कीन है, डबल बॉन्डेड ग्रुप है। ठीक है, चलो देखो 1 2 3 4, मैंने डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, C4H8। एक ये इस टाइम पे डबल बॉन्ड का है आपका पोजीशन नंबर 1 पे। दूसरा देखो मैं बना रहा हूं, दूसरा 1 2 3 4। अब देखो C4H8 पहले मैं दिखा लूं यहाँ पे। ओके, ये H है, ये H है, याद रखना। मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड का जो पोजीशन है, जो आपके फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है, डिफरेंट पोजीशन पे, यहाँ पे 1 पे डबल बॉन्ड था और यहाँ पे आपका कहाँ पे बच्चा, 2 पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो ये होता है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहां पे आपके फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के। देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 दोनों के लिए सेम है बट इसका जो पोजीशन है, जो फंक्शनल ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। एक पहले पोजीशन पे और दूसरा जो फंक्शनल ग्रुप है जो डबल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे बच्चा, यस दूसरे पोजीशन पे। आई थिंक आपको ये समझ में आया है, आया है, सबको समझ में आया है। तो एक बार भैया ताली तो बजा नहीं सकते, थोड़ा सा वाह वाह कमेंट में लिख दो अगर समझ में आया है तो। ठीक है, मैं भी खुश हो जाऊंगा। चलो आगे बढ़ते हैं। वाह वाह नहीं लिखोगे तो पर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म में क्या लिखोगे, वही सेम सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखोगे बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट तो कैसे होगा, चलो देखो यहाँ पे सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। देखो अगर मान लो मैं कुछ ऐसे एग्जांपल लेता हूँ, देखो पहला फंक्शनल ग्रुप CH3 CHO CH3। ठीक है, ये ईथर है। अब मैं दूसरा फंक्शनल ग्रुप इस बना सकता हूँ, देखो CH3 CH2OH। ठीक है, C2S6O, 3 2 5 1 6। हाँ देखो मान लो मेरे पास ये एक एग्जांपल है, ये मेरे पास क्या है, एक एग्जांपल C2S6O एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट फंक्शनल ग्रुप आर डिफरेंट। देखो पहले फंक्शनल ग्रुप में मैंने ईथर्स बनाया और दूसरे फंक्शनल ग्रुप में मैंने क्या बनाया, अल्कोहल बनाया। C2S6, देखो C2S6 और O, यहाँ पे भी देखो C2 3 2 5 1 6 और S6O। तो इसी को बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। मतलब आपने क्या किया, आपने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे बनाए। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बनाओगे तो उसको हम लोग बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चा। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के मैंने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना दिए। पहला जो है वो ईथर है और दूसरा आपको पता है OH लगाया, मतलब क्या है वो अल्कोहल है। समझ में आया ना बच्चों, सबको सबको समझ में आया। तो जिसको अल्कोहल और ईथर पता होगा उसको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छे से कराया हूँ फंक्शनल ग्रुप सारे के सारे मैंने। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा केस है मेटामेरिज्म। क्या होता है, अब मेटामेरिज्म में क्या होता है पता है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के। मतलब एक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहेगा उसमें क्या रहेगा, हम कार्बन एटम को इधर उधर कर सकते। कैसे, देखो यहाँ पे मान लो आपने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया। ठीक है, ओके,
यहाँ पे देखो, मैं पहला एग्जांपल यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिया CH3 CH2O CH2 CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये आपका एक एक फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कार्बन को वो साइड भी डाल सकता हूँ। मतलब दूसरा देखो, CH3O, इस CH2 को मैंने उधर डाल दिया, CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम। देखो पहले कार्बन एटम दो इधर था, दो इधर था, बीच में ऑक्सीजन था। अभी मैंने क्या कर दिया इसको अनइक्वल, अभी बीच में ऑक्सीजन है, एक कार्बन इधर और उधर क्या है, तीन कार्बन एटम, क्योंकि मैंने एक को क्या कर दिया उधर भेज दिया। तो अनइक्वल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन फंक्शनल ग्रुप ऑफ आइदर साइड। ये ईथर का फंक्शनल ग्रुप है और मैं इधर इधर क्या किया, चेंज किया, तो इसी को बोलते हैं मेटामेरिज्म। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। सबको समझ में आया। और लास्ट टॉपिक है हमारा मेटामेरिज्म। लास्ट टॉपिक क्या है बच्चा हमारा, यस मेटामेरिज्म। और मेटामेरिज्म को समझने के लिए मुझे एक स्लाइड लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, एक स्लाइड, ठीक है। रुको मैं इसको थोड़ा सा नीचे डालता हूँ। ओके, यहाँ पे मैं हेडिंग डालता हूँ मेटामेरिज्म, मेटामेरिज्म, ठीक है। ओके, यस मेटामेरिज्म। अब ध्यान से देखना मेटामेरिज्म क्या होता है, ठीक है। मेटामेरिज्म ध्यान से देखना क्या होता है। मेटामेरिज्म में क्या होता है कि हमारे एक ही कंपाउंड्स में ना, एक ही कंपाउंड्स में अदर फंक्शनल ग्रुप भी प्रेजेंट रहते हैं। मतलब एक जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। आपको नहीं समझ में आया, देखो यहाँ पे मान लो हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये हमारा है कीटो, कीटो ग्रुप है। कैसे पता चला, सी डबल बॉन्ड हो डैश डैश है कीटो। तो ये क्या बन सकता है, कीटो से इनॉल बन सकता है, मतलब कीटोनिक हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है। तो वही तो मैं बोल रहा हूं कि इसी में छुपा है एक अलग सा फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। देखो कैसे होगा, ये ध्यान से देखना कैसे होगा। यहाँ पे होगा टॉटोमेरिज्म। क्या होगा, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म का मतलब क्या होता है कि अगर तुम किसी को भी कीटो टू इनॉल बनाते हो, कीटो टू क्या बनाते हो, इनॉल। इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब अल्कोहल। तो कीटो से अगर तुम इनॉल बनाते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। ये होता कैसे, तो ध्यान से देखना। देखो टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। देखो ये बॉन्ड इधर सब शिफ्ट होगा तो कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। देखो 1 2 3 4 ऑलरेडी, जैसे एक और बॉन्ड आएगा तो क्या हो जाएगा 5। तो ऑक्सीजन कार्बन के कंपेरेटिवली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये इसको 4 कर सकता है, ये बॉन्ड को उधर खींच लेगा। तो ये अभी कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा, ठीक है। देखो ये बॉन्ड इधर आ गया, ऑक्सीजन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को खींच लिया। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से, बॉन्ड में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो गया, माइनस। अब देखो ये H यहाँ पे फिर कैसे निकला, प्लस में। क्यों प्लस में निकला, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन तो इधर ही शिफ्ट हो गए ना बच्चा। तो H किस में निकलेगा, प्लस में। प्लस किसको देखेगा, माइनस को। प्लस और माइनस में बहुत ज्यादा प्यार होता है, ठीक है। तो प्लस किसको देखेगा बच्चे, माइनस में। और प्लस माइनस आपस में रिएक्शन करके यहाँ पे क्या बना देंगे, OH। तो देख लो डबल बॉन्ड है और OH है, तो इसी को तो बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं इसी को, इनॉल। और इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं बच्चा मेटामेरिज्म। अरे कहाँ गया यार, मेटामेरिज्म तो हो गया, और टॉटोमेरिज्म यार, ठीक है। चलो 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 चलो, तो एक मिनट। तो इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग टॉटोमेरिज्म। अच्छा ओके ओके, गलती से मैंने वहां पे लिख दिया है मेटामेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं, चेंज कर दूं क्या बच्चा, किसी को डाउट तो नहीं होगा ना, डाउट नहीं होगा ना। टॉटोमेरिज्म, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टाटा बाय बाय मत बोल देना, दैट इज कॉल्ड एज फॉर टॉटोमेरिज्म। चलो ठीक है, मैं इसको एग्री कर देता हूँ। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा हम लोग, टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, क्या बनता है बताओ, कीटो टू क्या बनता है, इनॉल, ठीक है। शुरू में मैंने उसका गलत नाम लिख दिया था, वो देख लेना। होता क्या है, बॉन्ड शिफ्टिंग होती है, इधर बॉन्ड शिफ्टिंग हो, ये होगा नेगेटिव, नेगेटिव किसको अट्रैक्ट कर ले, पॉजिटिव को। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, टॉटोमेरिज्म। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर्स के अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। देखो एक स्ट्रक्चर्स, कीटोन के स्ट्रक्चर्स के अंदर मैंने क्या बना दिया, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, फंक्शनल ग्रुप के स्ट्रक्चर्स बना दिए। एक इनॉल, डबल बॉन्ड और OH स्टैंड फॉर व्हाट, इनॉल, ठीक है। सबको समझा, सबको समझा। एक बार और देख लो यहाँ पे, ये जो आपका ग्रुप का जो अरेंजमेंट था, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के जितने भी पांचों टाइप थे, ये सारे बच्चों को समझ में आया, यस
रैपिडली इंटर कन्वर्जन ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है, आप उससे वो बना सकते हो, उससे ये बना सकते हो, कीटो टू इनॉल बना सकते हो, इनॉल टू कीटो बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मैंने देखो डबल हेडेड एरो लगाया था, इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश, ठीक है। चलो, तो आप सभी को ये आई थिंक कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहेगा कि जो हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है उसके पांचों टाइप आप लोगों को समझ में आ गया। बताओ पांचों टाइप कौन कौन से। एक तो आपका चेन आइसोमेरिज्म, जहां पे क्या होता है डिफरेंट कार्बन स्केलेटन होते हैं। एक पोजीशन आइसोमेरिज्म, जहां पे डिफरेंट पोजीशन पे आपके क्या होते हैं फंक्शनल ग्रुप अटैच हो सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, जहां पे हम डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप बना सकते हैं। एंड फोर्थ होता है मेटामेरिज्म, जहां पे हम अनइक्वल कार्बन को क्या कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट है टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म में हम इंटर कन्वर्टेबली क्या बना सकते हैं प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है, एक दूसरा एक में दूसरा तीसरा, ठीक है, चौथा पांचवा छठवां। चलो, आपको समझ में आया ये चीजें। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आगे हमारा है थियोरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। मतलब अगर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं तो उसमें होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अभी मैंने रिएक्शंस तो स्टार्ट नहीं किए, पर इसमें रिएक्शन का बहुत सारा ज्ञान मैं आपको दे दूंगा जिसके थ्रू आपको रिएक्शंस करना बहुत ही ईजी हो जाएगा बच्चा, ठीक है। तो ज्ञान लेने के लिए तैयार हो मेरे? यस, फोकस हियर। चलो, तो ज्ञान लेने में देखो क्या क्या आपका खर्च होगा, थोड़ा सा आपका दिमाग खर्च होगा, ठीक है। मेरे पास रखो दिमाग, गिरवी रखो, ठीक है, बाद में लेके जाना, ठीक है। गिरवी रख रहे हो? गिरवी रख रहे हो कि नहीं, बोलो गिरवी रख रहे हो कि नहीं दिमाग? यस सर रख रहे हैं। स्टार्ट करो। देखो पहला है कि जब कभी तुम ऑर्गेनिक रिएक्शंस करोगे तो वहां पे क्या होता है, ऑल द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैव अ कंटेन वेरियस टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू एटम। देखो आप CH3 देखो, CH4 देखो, तो कार्बन और उसके पास होते हैं हाइड्रोजन, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? यस, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। और उसी कोवेलेंट बॉन्ड का क्या होता है? ब्रेकिंग होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड एट द कार्बन एटम in the reaction has broken down and formation of new covalent bond। जब कभी भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा, नया कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यही तो होता है थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। नहीं समझ रहा है तो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे बस ध्यान दो। बस आपका पूरा जो क्या बोलते हैं खोपड़ी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्रेन, ब्रेन मेरे पास गिरवी रखो, ठीक है। आज के लिए गिरवी रख दो, कल भैया लेके चले जाना है, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे, देखो अगर आपके पास मान लो CH4 है, क्या है आपके पास? CH4 है, और आपको पता है कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होती है, और यहाँ पे मान लो क्लोरीन का आप रिएक्शन करते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्लोरीन यहाँ पे आएगा, आजकल उल्टा पुल्टा क्यों लिख रहा हूँ यार, ये क्लोरीन यहाँ पे आएगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा? ब्रेक होगा, और ये क्लोरीन आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा, और ये H और ये Cl यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा? बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके के आपके प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और कोई ना कोई आके क्या हो रहा है? अटैच हो रहा है। देखो क्लोरीन अटैच हुआ और HCl ये दूसरा बॉन्ड वहां पे बना दिया। तो बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग यहाँ पे होते रहता है ऑर्गेनिक रिएक्शंस के अंदर। चलो फटाफट देख लेते हैं किसको क्या बोलते हैं। तो आप जिससे रिएक्शंस करा रहे हो, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सबस्ट्रेट। क्या बोलते हैं इसको? सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? रिएक्टेंट। इसको बोलते हैं कैटलिस्ट, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। जिसमें न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। और यहाँ पे जो दूसरा बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चा इसको? बाय प्रोडक्ट। सबको तो आई थिंक ये पता होगा, बाय प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट की तो जानकारी मुझे देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम भी एक प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट भी है, ठीक है। चलो, तो सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट्स, कैटलिस्ट, प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट। कभी कभी एक वर्ड हमें दिमाग में आता है, मतलब कभी आ जाता है लिखा हुआ कहीं से, इंटरमीडिएट क्या होता है? इंटरमीडिएट क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय इंटरमीडिएट? कभी कभी ये पूछा जाता है इंटरमीडिएट क्या होता है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जब रिएक्शन स्टार्ट होता है तो बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड मेकिंग होता है, तो उसी स्टेप को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट। प्रोडक्ट और रिएक्शन जब स्टार्ट होता है उनके बीच में ना एक स्टेप होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच के स्टेप को क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। बिटवीन द प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, between the product and reactant phase is called intermediate, ठीक है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरमीडिएट। देखो जब तुम यहाँ पे ये अटैच कर रहे थे, देखो मैं बताता हूँ, देखो जब तुम यहाँ पे अटैच कर रहे होगे तो ये इस टाइम कुछ ऐसा होता हुआ दिखेगा आपको। देखो ये H यहाँ से बॉन्ड टूटता हुआ दिखेगा और ये क्लोरीन यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखेगा। तो इस जो स्टेप है ना बीच का, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो बीच का स्टेप है ना, इसी को तो बोलते हैं इंटरमीडिएट। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएट। यही है आपका इंटरमीडिएट, ठीक है। तब जाके आपका प्रोडक्ट बनता है, तब जाके आपका क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है।
सबको समझ में आया? प्रोडक्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है, सारी चीजें, सारा डेटा, सब कुछ क्लियर है सबको? यस, क्लियर है बच्चा? आगे बढ़ूं? हाँ सर, बढ़ो आगे, आगे बढ़ो, क्योंकि आगे बढ़ना ही हमारा मेन लक्ष्य होना चाहिए। देखो ये भी बता रहे कि लक्ष्य की तरफ भागो, गोल की तरफ भागो, मेहनत करो और दुनिया को पीछे छोड़ के आगे निकल जाओ। पता है स्टूडेंट्स का काम क्या होना चाहिए इस टाइम? स्टूडेंट्स का ओनली काम होना चाहिए फोकस ऑन योर स्टडी। क्यों? क्योंकि बच्चा आपको उसी के लिए आपके जो पेरेंट्स है, जो माता पिता है, मतलब जो आप जो भी हैं, जो भी आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, या फिर आप खुद से भी पढ़ रहे होगे, तो इस टाइम आपकी जो मेन नीड है, मतलब जो आपको करना है, वो है आपका एजुकेशन। एजुकेशन के सिवा आप किसी चीज को छुओ ही मत। क्योंकि पेरेंट्स को क्या चाहिए? पेरेंट्स को चाहिए कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, उनको इसी चीज से बहुत ज्यादा खुशी मिल जाती है। ठीक है, तो आप अपने लिए पढ़ो, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, और दूसरी अच्छी चीज है कि अपनी फैमिली को बेस्ट लेवल तक ले जाने के लिए पढ़ाई जरूर करो, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपकी लाइफ को बदल सकता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। टाइप ऑफ कोवलेंट, टाइप ऑफ क्लीवेज इन कोवलेंट बॉन्ड। क्लीवेज मतलब टूटना। जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड रहता है वो कितने टाइप से टूट सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इसके दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बच्चा? दो टाइप होते हैं। एक होता है आपका होमोलाइटिक क्लीवेज। एक क्या होता है बच्चा आपका? होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज। और दूसरा होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। हेट्रोलाइटिक, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है मैं शॉर्ट में बताता हूं, देखो ध्यान से। होमोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है कि मान लो अगर आपके पास दो एटम है, ठीक है, ए और बी के पास मान लो कोई दो एटम है, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए एक इलेक्ट्रॉन इधर जाए, तो इसको बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। और हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है कि जो आपके मान लो ए और बी दो एटम है, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो जाते हैं ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको? हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। होमो और क्लीवेज मतलब टूटना। होमो और हेट्रो समझा सबको? चलो डीप एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि व्हाट इज होमोलाइटिक क्लीवेज एंड व्हाट इज हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब यहाँ पे थोड़ा सा डीप टॉपिक्स, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने आपको क्या बताया था। मान लो आपके पास ए और बी है, दो भाई बहन है, ठीक है। बॉन्ड पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो एक बॉन्ड इस साइड ब्रेक हो जाए और एक बॉन्ड ब्रेक होकर उसके इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाए, तो साइमल्टेनियसली दोनों इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट हुए ईच अदर, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। क्या हो जाएगा इसको? होमोलाइटिक क्लीवेज, ठीक है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ equally distribution of electron when covalent bond is broken, when bond is broken is called homolytic cleavage. Homolytic cleavage, ठीक है। सबको होमोलाइटिक क्लीवेज समझा? यहाँ पे क्या होता है, अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड या फिर बॉन्ड ब्रेक होता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है उसके जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो उसका दिखाने का जो सिंबल होता है वो कैसा होता है? देख रहे हो कैसा कैसा सिंबल है? फिश हुक टाइप का स्ट्रक्चर से, ठीक है, या फिर हाफ हाफ हेडेड कर्व एरो, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बाय हाफ हेडेड कर्व एरो, कर्व्ड एरो, ठीक है, एरो। इसको हम लोग फिश हुक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसको फिश हुक, फिश हुक, ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से देख रहे हो, इस तरीके से है कि नहीं? तो हाफ हेडेड फिश एरो, फिश हुक इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, ठीक है। चलो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। क्या एग्जांपल हम यहाँ पे दे सकते हैं? ध्यान से देखना इसके एग्जांपल जो मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो मान लो आपके पास CS3Cl है, ठीक है। ध्यान सुनो, अगर आपने यहाँ पे यूवी लाइट दी, ठीक है, जैसे आप इसको यूवी लाइट दोगे ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना ये ब्रेक हो जाएगा,
ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अभी कुछ ऐसा दिखने लगेगा। देखो CH3 के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, प्लस Cl के ऊपर भी क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस एक इलेक्ट्रॉन को बोलते क्या है, तो इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल। अब इसको रेडिकल भी बोल सकते हो और फ्री रेडिकल भी बोल सकते हो। और जो आपका फ्री रेडिकल होता है बच्चा, वो क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है। हाईली क्या होता है, ये अनस्टेबल। ये सब पॉइंट आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजी पॉइंट्स है। ठीक है, ये सब पॉइंट आप इसमें क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो। अब देखो जो आपका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे कि होमोलाइटिक क्लीवेज इज हैपन इन द प्रेजेंस ऑफ, देखो अगला पॉइंट है होमोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक होमोलाइटिक क्लीवेज happen in the presence of UV लाइट, सनलाइट और पेरोक्साइड। ठीक है, इन सब के इफेक्ट्स में ये क्या हो सकता है, रेडिकल वाइज ब्रेकडाउन हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये पॉइंट भी मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं। मतलब एक लास्ट पॉइंट यहाँ पे रह जाएगा कि जो ये रेडिकल होता है ये अनस्टेबल होता है या स्टेबल होता है, या फिर इसकी स्टेबिलिटी क्या है, मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे ध्यान देना, देखो ओके चलो देखो, जो आपका अल्काइल फ्री रेडिकल होता है इसको बोलते हैं अल्काइल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, आप बोलोगे सर ये इसको अल्काइल फ्री रेडिकल क्यों बोलते हैं। अल्काइल का मतलब क्या होता है, आर, और आर के ऊपर रेडिकल। इसी का मतलब आर का मतलब ही होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, और उसी के ऊपर क्या है, रेडिकल। तो अब ये जो अल्काइल फ्री रेडिकल होता है, अल्काइल फ्री रेडिकल, इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। अल्काइल फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑर्डर। ठीक है, कौन सा अल्काइल फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा और कौन सा क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल रहेगा। तो ध्यान से सुनना, जो आपका टर्शरी अल्काइल फ्री रेडिकल रहेगा, टर्शरी देखो ये ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू तुम्हारा जो प्राइमरी रहेगा वो, सेकेंडरी रहेगा वो। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये आपका टर्शरी फ्री रेडिकल है, आपका सेकेंडरी फ्री रेडिकल है, और ये आपका क्या है, प्राइमरी फ्री रेडिकल है। तो अब रेडिकल मतलब हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं आपके, रेडिकल अनस्टेबल होते हैं। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहां से इसको डोनेट कर करके क्या कर देंगे, स्टेबल, यहां से भी इसको डोनेट कर करके स्टेबल कर देंगे। लेकिन यहां से इस रेडिकल को खाली एक ही डोनर ग्रुप मिल रहा है। ठीक है, दैट्स वाई आपका क्या हो जाएगा, हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो टर्शरी रेडिकल बहुत ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, फिर एज कंपेयर टू व्हाट, प्राइमरी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब देखो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज मैंने आपको बताया था क्या होता है, मुझे फटाफट एक्सप्लेन करो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज क्या होता है। यस, हेट्रोलाइटिक क्या होता है कि जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो आपके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज टू एनी वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम, टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, हेट्रोलिसिस फ्यूजन में क्या होता है, सॉरी हेट्रोलिटिकली क्लीवेज में क्या होता है, देखो मान लो आपके पास ये कोई है, ठीक है, ए और बी कोई एटम है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएंगे, एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे। कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एक साइड। तो आपका क्या बनेगा, ए प्लस बनेगा और बी क्या बनेगा, आपका माइनस बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके दो बॉन्डेड एटम होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक साइड शिफ्ट होते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं हेट्रोलिटिक क्लीवेज। क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोलिटिक क्लीवेज। दूसरा पॉइंट आ जाएगा इसमें, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा बताओ, दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन गोज टू एनी वन ऑफ द टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, जब ये क्लीवेज होगा तो आफ्टर क्लीवेज। एंड दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि द एरो इज रिप्रेजेंटेड बाय, द एरो इज represented by double headed arrow, डबल हेडेड एरो। ठीक है, डबल हेडेड एरो देख रहे हो कुछ इस तरीके से, दोनों साइड इसका वो है। ठीक है, एरो जैसा है। ठीक है, अब चलो मैं यहाँ पे कुछ रिएक्शंस आपको दिखा देता हूँ। कैसे रिएक्शंस, देखो यहाँ पे रिएक्शन एग्जांपल के थ्रू आपको रिएक्शन दिखा देता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, CH3Cl है। ठीक है,
और आपने ये रिएक्शंस किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है ना एक साइड शिफ्ट होगा, कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे जो आपका एक्स ग्रुप है, ठीक है, Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन CS3, ठीक है, दैट्स वाई जो आपका ये दोनों इलेक्ट्रॉन है कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, एक साइड, तो आपका CS3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और Cl क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे आपका क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटायंस, क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटायंस, ठीक है, कार्बोकटायंस यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, क्या फॉर्म होता है, कार्बोकटायंस। तो यहाँ पे आप पॉइंट चाहो तो लिख सकते हो कि जब हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है तो यहाँ पे कार्बोकटायंस क्या होता है, फॉर्म होता है। चलो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या है कि जब हेट्रोलिटिक फिजन होता है, सॉरी हेट्रोलिटिक जब क्लीवेज होता है तो यहाँ पे पोलर सॉल्वेंट की जरूरत पड़ती है। थर्ड पॉइंट, इन हेट्रोलिटिक फिजन, इन हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, क्लीवेज polar solvent is used, polar solvent is used, ठीक है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल कार्बोकटायंस, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायंस, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायंस, कार्बोकटायंस, ठीक है, कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा कार्बोकटायंस का, जो भी कार्बोकटायंस यहाँ पे बन रहा है उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, कौन सा कार्बोकटायंस ज्यादा स्टेबल होगा, कौन सा कार्बोकटायंस लीस्ट स्टेबल होगा। तो याद रखना बच्चा, जो इसमें जो कार्बोकटायंस फॉर्म हो रहा है अगर वो टर्शरी कार्बोकटायंस फॉर्म होगा तो वो ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू आपके प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। देखो टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, क्यों, क्योंकि देखो ये कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये यहाँ से भी दे देगा, यहाँ से भी दे देगा, यहाँ से, जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, लेकिन यहाँ से उसको दो जगह से इलेक्ट्रॉन मिलेगा इस कार्बोकटायंस को स्टेबल होने के लिए। कार्बोकटायंस मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और यहाँ से उसको एक जगह से ही मिलेगा, दैट्स वाई ये थोड़ा सा स्टेबिलिटी इसकी कम रहेगी। तो टर्शरी कार्बोकटायन सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा एज कंपेयर टू योर आपके सेकेंडरी एंड एज कंपेयर टू आपके प्राइमरी कार्बोकटायन। आपको सभी को समझा, ओके। इसमें ना दो केस होते हैं, जो हेट्रोलिटिक क्लीवेज होता है ना इसमें दो केस होते हैं। तो इसका दूसरा केस क्या होता है, यहाँ पे ना आपका कार्बन आयंस भी बन सकता है, क्या बन सकता है आपका, कार्बन आयंस, कार्बन आयंस भी बन सकता है। कार्बन आयंस मतलब अब कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया तो उसको हम लोग कार्बन आयंस, ये कैसे फॉर्म होता है, देखो अगर आपने यहाँ पे CS3 लिया और जेड लिया, चाहे एक्स लिया, कुछ भी लिया, ठीक है, CS3 लिया चाहे जेड लिया चाहे एक्स लिया, तो यहाँ पे क्या होता है, इफ जेड इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या हो जाएगा, ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, इफ जेड इज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, तब क्या होगा, अगर ये मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव देन CS3, तब क्या होगा, अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ये तुम्हारा मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेगा, मतलब थोड़ा सा इससे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, इलेक्ट्रो नेगेटिव रहेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये साइड। अगर ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रो नेगेटिव होने वाला है, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा तो आपका CS3 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और आपका जो जेड है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे रिएक्शंस करने के लिए हमें ना, ऐसे रिएक्शंस करने के लिए बच्चा हमें ना पोलर सॉल्वेंट की यूज होती है, ठीक है। तो कार्बन आयंस फॉर्म करने के लिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, ठीक है, क्या लिखोगे, ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयंस, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट लिखवाया, पोलर सॉल्वेंट यूज, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है, यूज होता है, ठीक है, क्लियर। यहां पे भी हमें क्या यूज होता है, पोलर सॉल्वेंट क्या होता है बच्चा, यूज होता है, ठीक है। अब ये केस कैसे बनता है, अगर आपका जेड जो है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो जाए, CS3 इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन तो एक साइड शिफ्ट हो जाएंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा, आपका मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। चलो
अब इसके ऊपर ना मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ, देखता हूँ कितने सारे बच्चे मेरे साथ इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का क्लीवेज और इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयंस बन रहा है या कार्बन कैटायंस बन रहा है। तो पहले वाले में देखो दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो गया, ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। तो टाइप ऑफ क्लीवेज क्या है, हेट्रोलाइटिक, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हुआ। और इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट क्या बना आपका, कार्बन आयंस बन गया। इसमें बताओ, इसमें देखो आपका क्या हो रहा है, ये ना रेडिकल वाइज ब्रेक होता है। एक बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक टूट के इधर जा रहा है, एक टूट के इधर जा रहा है। देखो एक एक इलेक्ट्रॉन आया, दो ऑक्सीजन पे पहले था, तो रेडिकल वाइज ब्रेक हो रहा है। तो रेडिकल वाइज ब्रेक होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं होमोलाइसिस। ये हेट्रोलिसिस नहीं है, ये क्या है, होमोलिसिस है। और यहाँ पे जो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, ठीक है, इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, अल्काइल रेडिकल बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, ये अल्काइल रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है, रेडिकल बन रहा है। क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल, एक्चुअली फ्री रेडिकल, होमोलिसिस फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल फॉर्म हो रहा है। अब इसका बताओ इसमें क्या हो रहा है, इसमें ध्यान से देखो क्या हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है इसमें क्या हो रहा है। यस, देखो ये बेसिकली कैसे ब्रेक हो रहा है, ये आपका देखो इस बॉन्ड पे दो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर ही शिफ्ट हो गए। दोनों इलेक्ट्रॉन, ये H प्लस में निकला तब OH के साथ में क्या बना, H2। जब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चल गए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं शेयर किया, दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड से चले गए तो हेट्रोलिसिस। और जो यहाँ पे ये इंटरमीडिएट बना है, इसको हम लोग इंटरमीडिएट को क्या बोलेंगे, कार्बन आयंस। कार्बन आयन, देखो नेगेटिव चार्ज आया ना, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, कार्बन आयंस। ठीक है, चलो ये वाला बताओ, यहाँ पे आपको क्या पता चल रहा है, देखो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो ये साइड शिफ्ट हो गए, Br साइड। तो ये क्या, कैसा ब्रोकेज हुआ, कैसा टूटा, ये टूटा हेट्रोलिसिस, हेटेरोलाइसिस। ठीक है, मतलब हेट्रोलिटिकली ये क्लीवेज हुआ। और क्या बना यहाँ पे, कार्बो कटायंस। क्या बना यहाँ पे, देखो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज है, कटायंस, पॉजिटिव चार्ज है, मतलब कार्बो कटायन। लास्ट देखते हैं, देखो यहाँ पे जो साइनाइड पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए, ये साइड शिफ्ट हो गए। तो ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक है, तो ये भी कैसा ब्रोकेज है, हेट्रोलिसिस, हेट्रोलिसिस। हेट्रोलिसिस तरीके से ही टूट रहा है ना, देखो दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो जो बना वो बना हमारा क्या, कार्बोकटायंस। क्या बना हमारा, कार्बोकटायंस। ठीक है, क्या बना है हमारा, कार्बोकटायंस। और हेट्रो मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो गए, तो हमारा क्या बना है, ये हेट्रोलिसिस। ठीक है बच्चा, तो मैं क्या करता हूं, इस वीडियो को यही एंड करता हूं, क्योंकि देखो इस वीडियो को बनाने के लिए बच्चा बहुत सारा मेहनत लगता है, तो आप इस वीडियो को बिना लाइक किए तो नहीं जाओगे। और आपको अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो बच्चा कमेंट बॉक्स में आप अपना प्यारा सा कमेंट कर देना, क्योंकि एक टीचर्स को ना बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है कि उसके बच्चों को, उसने जो कुछ भी डिलीवर किया उसके बच्चों को सारी चीजें समझ में आई। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप सभी मेरे साथ जुड़े और मेरे सारे वीडियोस को आप बहुत ही प्यार दे रहे हो, बहुत ही मजा आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।